Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। जब हम बात करते हैं भारत में प्रधानमंत्री के पद की, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री होता कौन है, या भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद भारत में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। प्रधानमंत्री के इलेक्शन और अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्रधानमंत्री के पास कौन-कौन सी पावर्स होती हैं, कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं प्रधानमंत्री के, और कैसे प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हमारे मन में अक्सर आते हैं जब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री पद की। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री का पद होता क्या है भारत में। तो देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। जी हाँ, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसके जो हेड हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए, हेड ऑफ स्टेट भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उसके साथ-साथ जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो चीफ एडवाइजर होते हैं टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी सुझाव हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिए जाते हैं। और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन लगाते हैं? इससे ये कंक्लूजन निकलता है, देखिए, देश में जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी बिल है, जो भी स्कीम्स हैं, वो सरकार के द्वारा लाई जाती हैं। और सरकार का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री का पद क्या होता है। तो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के हेड होते हैं और चीफ एडवाइजर होते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट में किसी एक हाउस, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के आप मेंबर होने चाहिए। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को अगर भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है जो ना तो लोकसभा के सदस्य है और ना राज्यसभा के सदस्य है, तो उनको प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है। यानी कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें उम्र की, तो अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, तो आपकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, यानी 25 साल से आपकी ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। और अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपकी उम्र 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो देखिए, वैसे तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है भारत में प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंटमेंट का, लेकिन जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 75 के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लोकसभा के चुनाव होते हैं जिनको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। तो जनरल इलेक्शंस के समय जिस पार्टी को या फिर जिस अलायंस को, जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलती है, और उस पार्टी के जो लीडर होते हैं, उनको ही राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर हम वर्तमान का उदाहरण लेके समझें, तो 2019 में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी थी, और उस पार्टी के जो लीडर थे वो थे नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने चुना। तो जो पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है जनरल इलेक्शंस के बाद, उस पार्टी के लीडर को ही राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक जगह या एक समय ऐसा आता है जहाँ पर राष्ट्रपति के पास कुछ डिस्क्रिशन पावर होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अगर किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय में क्या करते हैं, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति ने चुन लिया, किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है।
और बेसिकली इसमें भी क्या होता है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं उनको बुलाया जाता है, या फिर अलायंस का जो लीडर होता है उनको बुलाया जाता है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री तो चुन लिया गया, उसके बाद क्या होगा, आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको बहुमत साबित करना होता है। जी हाँ, आपको बहुमत सिद्ध करना होगा। आपको प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, सपोज आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, या आप लार्जेस्ट अलायंस है, ऐसा अलायंस, ऐसा गठबंधन जिसका सबसे ज्यादा सीट है लेकिन बहुमत नहीं है, तो उनके लीडर को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री तो चुन लिया, लेकिन अब आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, फ्लोर पर आपको समर्थन दिखाना होगा कि आपके पास जैसे कि बहुमत है, आपके पास छोटे-मोटे जो ग्रुप्स होते हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनका समर्थन है और आप बहुमत सिद्ध आपको करना होगा, राष्ट्रपति आपको टाइम देगा। अगर आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो सरकार है, वो गिर जाएगी। उसके बाद देखिए, फिर मैंने आपको वही बात आ रही कि राष्ट्रपति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं जो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, ना फिर राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनको 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होता है। तो ये देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 स्टैटिक जीके के पॉइंट से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर नहीं होती है। तो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में अलग-अलग सेक्शंस आते हैं, तो उनकी जो आपको कंप्लीट लर्निंग करनी होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी होती है, उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि एक टेस्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 100 प्लस कोर्सेज एंड 12,000 प्लस मॉक टेस्ट। उसके साथ-साथ एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट की आपको गाइडेंस भी मिलती है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही दिशा में चल सके। प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, उनके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और भारत में जो सारी पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो बिल्स हैं, वो सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसके साथ-साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके जो हेड है वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। उसके साथ-साथ एक ये भी होता है, जो मिनिस्ट्रीज़ है, जो पोर्टफोलियोज़ बाँटे जाते हैं कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रेलवे मिनिस्टर बनेगा। तो जो पोर्टफोलियोज़ बँटते हैं, जब मिनिस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, उनका जो नाम है, जो रिकमेंडेशन है मिनिस्टर्स का, वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो मतलब जो सिलेक्शन पावर है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो मिनिस्ट्री होती है उन उनमें भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रधानमंत्री करते हैं, रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को ये मिनिस्ट्री दे दी जाए या इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया जाए। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री हेड होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है उसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के हेड भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं, चीफ एडवाइजर होते हैं राष्ट्रपति को। तो वही है कि जो सरकार है, जो कैबिनेट है और जो प्रेसिडेंट है, उनके बीच में जो लिंक का काम है, वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री लिंक होते हैं भारत के राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच में ही, और जो सारे जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही कम्युनिकेट किए जाते हैं राष्ट्रपति को। उनकी जो जानकारी है, वो राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अपॉइंटमेंट पावर्स होती है प्रधानमंत्री की, वो क्या होती है? तो देखिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को ये पद पर रखना है और फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देते हैं। अब जैसे देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका जो रिकमेंडेशन है वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री उनको चुनते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन जाता है और फिर वो उनको अपॉइंट करते हैं। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर आपका आता है सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं। उसके बाद देखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री नाम चुन के रिकमेंडेशन भेजते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति फिर फाइनल अपॉइंटमेंट करते हैं।
उसके बाद टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो देखिए वैसे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो लोकसभा के साथ समान ही होता है, मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब तक भारत के राष्ट्रपति को कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री पर, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। फिर चुनाव होते हैं, फिर चुनाव की मेजोरिटी डिपेंड करती है कि प्रधानमंत्री आगे वो बनेंगे या नहीं। लेकिन इसमें ये है कि प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति के कॉन्फिडेंस के साथ-साथ लोकसभा का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जी हाँ, अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो देखिए अगर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, उनको अगर अपने प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है और मेजॉरिटी के साथ ये चीज़ आ जाती है कि भाई मान लो सपोज़ 300 मेंबर्स हैं लोकसभा के, उसमें से 151 मेंबर्स ने बोल दिया कि हमें प्रधानमंत्री पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। हम बहुत सरल भाषा में बोले सरकार गिर जाती है। बहुत आसान भाषा में अगर बोले तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होता है। तो ये होता है लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है। अगर बहुमत में लोकसभा के मेंबर्स बहुमत में अगर बोल दें कि प्रधानमंत्री पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये होता है प्रधानमंत्री का टेन्योर और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत में अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। अगर हम गुलजारी लाल नंदा जी को भी जोड़ दें, जो उन्होंने 2 बार भारत में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएँ दी हैं, तो 15 हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली 14 प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में। पहले हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1947 में बने थे। उसके बाद दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर तीसरे इंदिरा गांधी जी, चौथे मोरारजी देसाई, 5वें चौधरी चरण सिंह, फिर राजीव गांधी जी छठवें, उसके बाद वीपी सिंह 7वें प्रधानमंत्री हुए थे, 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, 11वें प्रधानमंत्री थे एच डी देवगौड़ा, 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल और 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी और 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो 1947 से 1964 यानी लगभग 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी पहली और इकलौती प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री हैं भारत की। वो पहले 1966 से 77 तक, उसके बाद 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही और वो दूसरी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं भारत की। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। वो 1977 से 1979 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गुलजारी लाल नंदा जी भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। वो 1964 और 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो राजीव गांधी जी भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, उस समय उनकी उम्र 40 साल थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भारत में प्रधानमंत्री पद से संबंधित जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। इस तरह के जो स्टैटिक जीके के वीडियोस हैं वो उसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जो आपको टेक्स्ट बुक के चैनल पर मिल जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।